Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit, and today we will continue the chapter Anti-British Rising and the Peasant Revolt in Assam. ठीक है, ये एक्चुअली पार्ट 3 है. इससे पहले 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये यूट्यूब पे अपलोडेड है. पहले आप वो 2 लेक्चर कंटिन्यू करना, उसके बाद ही तीसरे लेक्चर पे आना. ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि ब्रिटिश के खिलाफ लोगों ने क्यों आवाज उठाया. उसके बाद देखा था हमने 1857 पे एक रिवॉल्ट हुआ था जो कि असम में लेके आया था मनीराम देवन जी ने. उनका जो रिवॉल्ट था वो कैसे फेल हो गया था, किस वजह से फेल हुआ था, वो भी हमने देखा. तो आज डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद असम में क्या हुआ था. ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन असम. मनीराम देवन जी ने जो रिवॉल्ट लीड किया था 1857 में, उसका इंपॉर्टेंस क्या था असम में. ठीक है, दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज क्रस्ड बाय द ब्रिटिश विद एन आयरन हैंड. ठीक है, आपको तो पता है कि जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में जो मनीराम देवन जी ने किया था, तो वो ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था विद एन आयरन हैंड. आयरन हैंड दैट मीन्स स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्टली लाठी चार्ज करना, मारपीट करना, वेरी स्ट्रिक्टली विद एन आयरन हैंड. ठीक है, but this was for the first time in the history of Assam that Assam was associated with an historical Indian event. लेकिन ये जो रिवोल्ट हुआ था ये क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार असम ने, ठीक है, पार्टिसिपेट किया था एक हिस्टोरिकल इंडियन इवेंट पे. क्योंकि 1857 पूरे इंडिया पे स्टार्ट हुआ था और एक इंडियन हिस्ट्री का एक रिमार्केबल मूवमेंट था. तो पहली बार असम ने ये जो इंडिया पे जो पैन इंडिया लेवल पे मूवमेंट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, सेकंड द पीजेंट रिवोल्ट that began in 1861 in Assam got inspiration from the revolt of 1857. देखो ये जो रिवोल्ट हुआ था इसके बाद 1861 में कुछ पीजेंट रिवोल्ट हुआ था जो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था 1816 को, किस वजह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रिवोल्ट हुआ था 1857, उसी से इंस्पिरेशन लेके पीजेंट लोगों ने ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था. ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा रुक जाओ. ठीक है, थर्ड इन असम टू द हिंदू एंड द मुस्लिम कम्युनिटीज वेर यूनाइटेड टू टेक पार्ट इन द रिवोल्ट एंड दस फुएल्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का पॉलिसी वही था कि डिवाइड एंड रूल, कि दोनों जो कम्युनिटी है उसको डिवाइड करके हम रूल करें. लेकिन जो असम में रिवोल्ट हुआ था उस रिवोल्ट में हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में एक यूनिटी दिखा गया था. ठीक है, इस यूनिटी की वजह से जो नेशनलिज्म का सेंटिमेंट है या फिर देश प्रेम का जो सेंटिमेंट है वो ग्रो हो गया था असम में उस टाइम पे. ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट द फ्रीडम फाइटर ऑफ असम were inspired by the activities of Maniram Devan and his associates in the revolt of 1857. देखो मनीराम देवन जी ने जो एग्जाम्पल सेट किया था कि वो लीड करके 1857 का रिवोल्ट, तो उसके बाद जो भी एक्टिविटीज हुआ असम में, जो भी रिवोल्ट हुआ, उनके जो लीडर्स थे ये मनीराम देवन जी से एंड उनके जो साथी थे उससे इंस्पायर होते थे एंड एक प्रोटेस्ट या फिर कोई भी एक मूवमेंट हो वो लीड करते थे असम में. ठीक है, तो ये एक्चुअली था इंपॉर्टेंस कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके इंपॉर्टेंस क्या थे. उसके बाद जो लीडर आए, जो मासेस आए, जिसने रिवोल्ट स्टार्ट किया, वो इंस्पिरेशन लेता था. और एक ये पहला ऐसा कोई बड़ा लेवल का एक्टिविटी था जो असम में पार्टिसिपेट किया था हर लोगों ने. ठीक है, एंड इंडिया के जो मूवमेंट चल रहा था उस टाइम में सिपाही म्यूटिनी, उसके एसोसिएटेड भी था ये. ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट जो असम के हिस्ट्री में है वो ज्यादा ही है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद देखो राइज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट इन असम. जस्ट मैंने डिस्कस किया, ये जो पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ये इंस्पिरेशन लेते हैं 1857 के रिवोल्ट से. ये एक्चुअली ये पीजेंट रिवोल्ट क्यों हुआ था, पीजेंट तो आपको पता है जो फॉर्मल लोग थे उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं अब. ठीक है, देखो after the suppression of the revolt of 1857 all the power of East India Company were transferred to the Queen of England through the Queen's Proclamations of 1858. ठीक है, ये जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था पूरे इंडिया में, उसके एक साल के बाद या फिर 1858 को क्या किया, जो पहले इंडिया पे कौन रूल करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करता था. उनका जो पॉलिसी है वही इंडिया पे चलता था, उनका जो कानून है वही चलता था. लेकिन पहली बार ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पावर था उसको ट्रांसफर किया गया था इंग्लैंड के क्वीन के ऊपर. ठीक है,
अब इंडिया पे जो भी कानून लाया जाएगा, जो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, वो क्वींस के परमिशन से होगा। इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया थी उसके परमिशन से होगा। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो चुका था 1858 को। सिंस a huge amount had to be spent in the name of suppressing the revolt, the deficit budget of 1857-58 rose to 14 million pound। देखो, अगर रिवॉल्ट होता है तो आपको पता है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था पूरी इंडिया पे हुआ था, तो इसको सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश का खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, क्योंकि रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए पुलिस चाहिए थे, एडिशनल फोर्सेस चाहिए थे, नए नए पॉलिसी लागू करना था। तो इस झंझट में उनका जो बजट था वो डेफिसिट में चल रहा था। दैट मीन्स कि उनका जो बजट में स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा था, इनकम कम हो रहा था। ठीक है, ये जो बजट डेफिसिट है इसका मतलब ही यही है कि स्पेंडिंग ज्यादा हो रहा था, इनकम कम हो रहा था। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका जो डेफिसिट हो गया था 14 मिलियन पाउंड का डेफिसिट हो गया था। दैट मीन्स आप मान सकते हो कि 164 टू 165 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो सिर्फ ये रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए ब्रिटिश इतना घाटे पे चल रहा था। ठीक है, अब तो ब्रिटिश को जो ये पैसा था ये तो किसी से वसूल करना ही पड़ेगा। तो ब्रिटिश ने सोचा कि हम एडिशनल टैक्सेस लगा देते हैं इंडियन के जो लोग हैं उसके ऊपर, ताकि ये जो हमारा इतना लॉस हुआ वो फिर से हासिल कर सके 165 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो देखो, एज ए रिजल्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेस फेल ऑन द इंडियन मास। तो ब्रिटिश खुद से तो पैसा नहीं देगा, 14 मिलियन पाउंड जो खर्चा हुआ था तो वो इंडिया के लोगों से उठाना स्टार्ट कर दिए थे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, नए नए टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन असम also the same policy was adopted and these lead to the several additional taxes over and above those already there। देखो, टैक्सेस तो पहले से ही था, उसके ऊपर भी ब्रिटिश ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बिटवीन 1854 to 1870 there was a 100% rise in taxes। ठीक है, 1854 और 1870 के बीच में देयर वॉज ए 100% राइज हो गया था टैक्स में। दैट मीन्स पहले आपको अगर 100 रुपया देना था तो अब 200 हो चुका था, लगभग डबल हो चुका था। 100% राइज, दैट मीन्स डबल टैक्स देना पड़ता था आपको। ठीक है, उसके बाद देखो, स्टैम्प ड्यूटीज 1858, इनकम टैक्स, लाइसेंस टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स मतलब क्या है, फॉर ग्रेजिंग कैटल इन द फील्ड एंड मीडोज। दैट मीन्स आपके जो कैटल है उसको घास फूस खिलाने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन 1860 वेर इंट्रोड्यूस्ड। तो ये कुछ टैक्सेस था जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उनको जो घाटा हुआ था ना 165 करोड़ का, उसको किसी भी तरह से वो कलेक्ट करना है इंडिया के लोगों से। ऑल दिस मेजर्स of the British government to collect more and more revenue badly affected the common people and the peasant। जिसकी वजह से जो common people थे एंड जो peasant थे, farmer थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स का बर्डन इंक्रीज हो गया था। ठीक है, द फॉरेन गवर्नमेंट डिड नॉट exempt the peasant from the payment of taxes even during the natural disaster, epidemics and famine। देखो, जो ब्रिटिश के लोग थे इतना क्रूएल थे कि नेचुरल डिजास्टर के टाइम पे, जहां पे फसल नहीं होता था, एपिडेमिक्स के टाइम पे या फिर फेमाइन, भुखमरी, सूखा के टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम भी ब्रिटिश जो पीजेंट लोग थे या फिर फार्मर लोग थे उनके पास से पैसा उठाता था, टैक्सेस लगाता था। एग्जाम नहीं करता था उन लोगों को कि आज चलो इस साल आपका फसल खराब हो गया है, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ये नहीं करता था, आपका फसल खराब हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस the common people of Assam were badly disgusted with the British government and this lead to the series of peasant revolt in Assam from the middle of 19th century। जिसकी वजह से 19th century के बीच से ही 1850 के अराउंड, 1860 के अराउंड, तो वहां से लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था और एक सीरीज ऑफ पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट किया था, जो कि है फार्मर प्रोटेस्ट, फार्मर रिवोल्ट। ठीक है, तो आपने कारण देखा किस वजह से फार्मर रिवोल्ट या फिर पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम था राइस मिल। देखो, राइस मिल दैट मीन्स, आपको नाम से ही पता चला, राइस दैट मीन्स पीपल एंड मिल दैट मीन्स असेंबली। ठीक है, ये जो पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था आसाम में उस टाइम में 1860 के दौरान, तो इसमें ये राइस मिल का एक अहम भूमिका था। ठीक है,
द पीजेंट रिवॉल्ट इन असम इन द 19th सेंचुरी वेर लीड बाय द राइस मिल। तो ये जो पीजेंट रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम में, इसका जो लीड कर रहा था ये राइस मिल ही कर रहा था। अब राइस मिल क्या है? दैट मीन्स पीपल असेंबली, ठीक है, जो जहां पे लोग इकट्ठा होता था और मतलब डिसीजन लेता था कि आगे क्या करना है, कैसे रिवोल्ट को आगे बढ़ाना है, ब्रिटिश से क्या हमारा मांग होगा, ठीक है। दैट मीन्स आप मान सकते हो कि जो विलेज में होता है ना, आजकल विलेज के बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं, तो उस टाइप का ही सीन था। दिस राइस मिल डिड द बेस्ट टू मेक द पीजेंट एंड अदर कॉमन पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस। उन लोगों को समझ, जो फार्मर लोग थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको समझ आता था कि कैसे इस रिवोल्ट को हम लीड कर सकते हैं, ब्रिटिश से हमारा डिमांड क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ वहां पे डिस्कस होता था। This assembly grew under the supervision of the leading personalities of the society like Gawura, Doloi, Gohai, etc. ये जो राइस मिल था, इनका लीड कौन करते थे? इनका लीड करते थे जो कि उस सोसाइटी के कुछ फेमस या फिर लीडिंग पर्सनालिटीज थे, जैसे गावबुरा। गावबुरा दैट मीन्स विलेज हेड। तो वो लोग क्या करते थे? इस राइस मिल को हेड करते थे, उन लोग लीडर थे, ठीक है। Everyone, irrespective of caste, creed, community, religion, could participate in this assembly. और किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, तो सब लोग आके इस राइस मिल में पार्टिसिपेट करता था, ठीक है। It was in these public assemblies that people learned how to take unanimous public decision, and also how to democratically demand the government that their decisions are implemented. तो यही पे लोगों ने सीखा कि कैसे डिसीजंस मेकिंग किया जाता है, ठीक है। हमारा जो मांग था वो क्या होगा, उसको कैसे ब्रिटिश से हमें डिमांड करना है, और कैसे ये जो डिसीजंस है ब्रिटिश को कहकर उसको इंप्लीमेंट करना है, वो भी लोगों ने सीखा था इस राइस मिल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद टॉपिक है फुलागुरी धेवा। फुलगुरी धेवा भी बोलते हैं इसको। ये 1861 में हुआ था, और ये जो ईयर है वो आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 1861 को फुलगुरी धेवा हुआ था, ठीक है। देखो, जो हमने अभी तक बात की कि पीजेंट रिवोल्ट क्यों स्टार्ट हुआ था, किस वजह से स्टार्ट हुआ था, कौन लीड कर रहे थे, तो सबसे पहले जो पीजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उसका नाम था फुलगुरी धेवा, ठीक है। The banner of the revolt that was raised for the first time in Assam by the exploited peasants against the British policy of economic exploitation was the फुलगुरी धेवा। तो ये फर्स्ट टाइम था जब असम के फार्मर लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाया, ठीक है। लोकेटेड नियर नौगांव, फुलगुरी was a village inhabited by the Tiwa ethnic community who survived on the commercial cultivation of poppy, ठीक है। ये फुलगुरी नौगांव के आसपास है, एक विलेज का नाम है फुलगुरी, जहां पे तिवा कम्युनिटी के लोग रहते थे। इथनिक कम्युनिटी दैट मीन्स एक कम्युनिटी जिसका कॉमन आइडेंटिटी है, दैट मीन्स कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन बिलीव है, कॉमन कल्चरल प्रैक्टिसेस है, ठीक है। तो तिवा लोग वहां पे रहते थे, और वो लोग क्या करते थे? कॉमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। पॉपी दैट मीन्स ओपियम, ठीक है। ये ओपियम का खेती करते थे। एक्चुअली ओपियम से क्या बनते हैं? ड्रग्स बनते हैं, जैसे हीरोइन हो गया, आपका मॉर्फिन हो गया, ठीक है, या फिर इसका कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, तो उसका खेती करते थे, ठीक है। आज भी आप अगर पॉपी का कल्टीवेशन करना चाहते हो तो पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स आपको परमिशन लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कर सकते हो ये, ठीक है। तो तिवा कम्युनिटी के जो लोग थे वो पॉपी का कल्टीवेशन करते थे, ठीक है। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिगेन टू सेल ओपियम which was extracted from the poppy seeds, these peasants are naturally infuriated, ठीक है। और ये जो पॉपी है, इसका जो सीड है, इसे सीड से बनता है ओपियम, ठीक है। तो ब्रिटिश ने क्या किया? ये ओपियम का सेल करना स्टार्ट कर दिया, जो पहले तिवा लोग करते थे, जिसकी वजह से तिवा जो लोग थे वो ब्रिटिश से इन्फ्यूरिएटेड थे, दैट मीन्स बहुत ज्यादा एंग्री थे, ठीक है। इन 1861 द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंप्लीटली बैंड द कल्टीवेशन ऑफ पॉपी। तो 1861 पे ब्रिटिश ने क्या किया? ये जो पॉपी कल्टीवेशन करता था तिवा लोग, इसको कंप्लीटली बैंड कर दिया, ठीक है। दिस एजिटेटेड द तिवा एथनिक कम्युनिटी एंड मोर सो बिकॉज द सेलिंग ऑफ ओपियम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटिन्यूड। देखो, उन लोगों तो बोल दिया कि उन लोग अब पॉपी का कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिटिश जो ओपियम सेल करता था वो कंटिन्यू रहा, उस पर कोई बैन नहीं लगा, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो गुस्सा था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया था, ठीक है। Another news that made round was that the government would impose a tax on Tamul Pan, ठीक है। और उस टाइम में लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गया था कि ब्रिटिश क्या कर सकते हैं? तामुल पान पे टैक्स लगा सकते हैं। तामुल पान तो आपको पता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है असमीज कल्चर का, ठीक है।
तो सब लोगों को लगता था कि ब्रिटिश क्या करेगा, तामुल पान पे भी टैक्स लगा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से और भी नाराज हो गया था लोग। As soon as the news of banning poppy cultivation spread, on 17th September 1861, more than 1500 peasants from the various adjoining areas gathered in Fulguri, organized a rice mill to oppose this decision of the government. तो लोगों ने क्या किया, 1500 peasant ने वहां पे फुलगुरी पे आया, उसके बाद उन्होंने एक राइस मिल ऑर्गेनाइज किया और ये जो पॉपी कल्टीवेशन का बैन हो गया था, ब्रिटिश ने किया था, उसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। In the mill, it was decided to submit a petition to the deputy commissioner requesting the removal of the ban on poppy cultivation and not to fix any tax on the tamul pan. तो लोगों ने क्या किया, जो उस टाइम के ब्रिटिश का डेप्यूटी कमिश्नर था, डेप्यूटी कमिश्नर को उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पेटिशन दिया था, पेटिशन दैट मीन्स की रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है, पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर वो लोग जो उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट दिया था, वहां पे बोला था कि देखो आप प्लीज मत लगाओ, पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर बैन मत लगाओ और तामुल पान के ऊपर कोई भी टैक्स मत लगाओ, ठीक है। उसके बाद एट दैट टाइम द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ नौगांव वाज हर्बर्ट स्कॉन्स। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी टुवर्ड्स द पब्लिक, ही मिसबिहेव्ड विद देम, ठीक है। तो उस टाइम जो डेप्यूटी कमिश्नर थे ब्रिटिश का, वो थे हर्बर्ट स्कॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने उल्टा किसी भी पीजन के ऊपर सिंपैथी नहीं दिखाया, या बदले में उसके साथ मिसबिहेव करने लगा, ठीक है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, द पब्लिक हेल्ड राइस मिल फॉर 5 कंसेक्यूटिव डेज फ्रॉम 15th अक्टूबर इन फुलागुरी। जो उन्होंने डेप्यूटी कमिश्नर ने लोगों के साथ मिसबिहेव किया था, इसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और 15th अक्टूबर से उन्होंने 5 कंसेक्यूटिव डेज के लिए राइस मिल को हेल्ड करना स्टार्ट कर, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया था और ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा, ठीक है। The 1,000-strong peasants who gathered on the first day were mostly armed with bamboo sticks. जो 1000 लोग थे, जो peasant थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज हुआ पहले दिन, ठीक है, और उनके साथ क्या था, बैम्बो स्टिक्स था, ठीक है। In the following day, the number of gathered public increased and on 18th October around 4,000 people had gathered, ठीक है। तो पहले दिन तो 1000 पीजेंट्स ही था, लेकिन उसके बाद 18 तारीख को, दैट मीन्स 3 दिन के बाद 4000 पीजेंट्स वहां पे गैदर होना स्टार्ट कर दिया था। तो जो नंबर था पीजेंट्स का, फार्मर का, वो इंक्रीज हो रहा था। डेप्यूटी कमिश्नर स्कॉन्स सेंट हिज असिस्टेंट कमिश्नर लेफ्टिनेंट सिंगर टू द मीटिंग। तो जो उस टाइम के डेप्यूटी कमिश्नर थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट सिंगर को भेजा था कि वहां पे जाके आप संभालो सब कुछ। सिंगर ऑर्डर्ड द पीपल टू लीव। उन्होंने वहां पे जाके क्या किया, लोगों को बोल दिया था कि आप यहां से चला जाओ, यहाँ पे गैदरिंग मत करो। मोर एवर ही ऑल्सो ऑर्डर्ड हिज सिपॉय टू स्नैच अवे द बैम्बू स्टिक्स कैरिड बाय द पीजेंट। और उन्होंने जो आपके उनका जो सिपॉय था, दैट मीन सोल्जर था, उनको ऑर्डर दिया कि लोगों के पास में जो बैम्बू स्टिक्स है उसको छीन लो, ठीक है। While this tussle over the bamboo sticks broke out, one peasant struck Singer on the head with this stick and felled him on the ground. ठीक है, तो ये जो टसल चल रहा था, जो सिंगर उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो पीजेंट के पास जो बैम्बू स्टिक है वो छीन लो, लेकिन इसकी वजह से जो पीजेंट एंड जो सिपॉय थे उनके बीच में एक घमासान सिचुएशन हो गया था, ठीक है। तो एक पीजेंट ने क्या किया, सिंगर के माथे पर आके वो बैम्बू स्टिक से मार दिया, ठीक है, और सिंगर जमीन पे गिर गया। When the other peasant also joined in the attack, Singer died on the spot, ठीक है। और लोगों ने इतना मारा सिंगर को कि सिंगर उस स्पॉट पे स्पॉट डेड हो गया था, ठीक है। His body was thrown into the Kolong River, और उनके जो बॉडी थे वो कोलोंग रिवर पे फेंक दिया गया था। After this incident, many peasants were arrested by the authorities on the charge of murder of Singer. उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने और भी फोर्स भेज दिया था और जितने भी peasants थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, क्योंकि सिंगर का मर्डर हो चुका था, एक ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर हो चुका था। As a result of the trial, Lokhon Deka, Songbor Lalung and Rongbor Deka were awarded death sentence. और जिसकी वजह से सिंगर के हत्या करने की वजह से लखन डेका, सोंगबोर लालुंग एंड रोंगबोर डेका को डेथ सेंटेंस दिया गया था, ठीक है। तो यही तक था
तो हमने देखा कि पहले जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या स्टार्ट हो गया था, पीजेंट रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया था। पीजेंट रिवॉल्ट में क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एडिशनल टैक्सेस लगे थे उस टाइम पे। उसके बाद फुलगुरी धावा क्या हुआ था, उसके बाद राइस मिल थोड़ा देखेंगे। राइस मिल में क्या हुआ था, लोगों ने ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट कर दिया था और डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया था कि हम ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट हुआ था फुलगुरी धावा। वहां पे जो पॉपी कल्टीवेशन है उस पे बैन लगा था एंड तामुल पे भी तामुल पान जो थे उस पे भी टैक्स लगने वाला था, जिसकी वजह से लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखी थी डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन उन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं दिया, उल्टा मिसबिहेव करने लगा। उसके बाद लोगों ने जोरों शोरों से प्रोटेस्ट करने लगा, 1000 से 4000 पीपल आ गए वहां पे। तो उसके बाद उन्होंने लेफ्टिनेंट सिंगर को भेजा कि वहां पे जाओ और संभालो चीजों को, लेकिन उसके बाद वहां पे होता है टशल, ठीक है, और सिंगर मारा जाता है। तो इसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो 3 पीजेंट्स वहां पे डेथ सेंटेंस दिया गया था उन लोगों को, और बहुत ज्यादा पीजेंट्स को अरेस्ट भी कर लिया गया था, ठीक है। तो आई थिंक यही तक था पार्ट 3, उसके बाद हम पार्ट 4 में जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट 4।